इधर। तीसरा पढ़ें, द चार्ज फ्रेम्ड हाँ shall be so precise and clear as to give sufficient हाँ, indication. यानी यहीं पे है कि द चार्ज फ्रेम सो प्रिसाइज एंड क्लियर टू गिव सफिशिएंट इंडिकेशन टू द चार्ज गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस अगेंस्ट हिम। ये फुल स्टॉप हो गया है। इसके आगे पढ़िए। The proposed documentary evidences and the name of the witnesses हाँ proposed to prove the same. सेम, बस यहीं तक पढ़ना कि जब कोई भी चार्ज आप लगाएंगे तो अब ये एविडेंस एक्ट खोलिए 134। 134 number of witnesses. हाँ No particular number of witnesses shall in any case be required for the proof of any fact. अच्छा, अब 135 पे आइए। Order of production and examination of witnesses. हाँ The order in which the witnesses are produced and examined हाँ shall be regulated by the law and practice for the time being relating to civil and criminal procedure respectively. हाँ, तो सिविल क्या हुआ? सिविल में हाँ सर्विस मतलब ये हुआ कि जो 135 है वो अप्लीकेबल टू होल इंडिया, आइदर सिविल आइदर क्रिमिनल आइदर सर्विस आर सिविल में सारी चीजें आ जाती हैं, सारे लॉज आ जाते हैं एविडेंस में। तो इसका मतलब वो सिविल में अप्लाई होगा। अगर कोई विटनेस का नाम नहीं देंगे तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कैसे एग्जामिन किया जाएगा और कैसे एग्जिबिट किया जाएगा? अगर हम कह दें कि आप 100 मर्डर के अपराधी हैं तो इसको कहीं पे कंट्रोवर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? प्रूफ तो करना पड़ेगा। तो प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ कैसे करेंगे? दो तरह से होगा, एक तो डॉक्यूमेंट्री से होगा, एक ओरल से। अब अगर कोई विटनेस आप रखेंगे ही नहीं तो उसको ओरली कैसे जाकर के प्रूफ करेंगे? सपोज करिए कि 79 जरा सा इंडियन एविडेंस एक्ट देखिए। प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। अच्छा, जहां पे सर्टिफाइड कॉपी होगी वहां तो जेन्युइन मान लेंगे, ठीक। और जहां पे सर्टिफाइड कॉपी नहीं होगी वहां के लिए कैसे मानेंगे? यानी उसको प्रूफ करना पड़ेगा, ओरल प्रूफ करना पड़ेगा। अब आइए 136 पे एविडेंस एक्ट पे। बहुत दिन से इस पे आप कंफ्यूज हैं। जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। हाँ ठीक, पढ़ें। तो जो इंक्वायरी अफसर होता है, इधर देखिए वो किस कैपेसिटी में होता है? क्वासी जुडिशियल तो जज होता है। जुडिशियल बिकम अ जज। आगे पढ़िए। When either party propose to give evidence of any fact, comma, तो proposed word इसमें है कि नहीं है? तो जो भी फैक्ट आप दे रहे हैं उसके लिए क्या होगा? ओरल होना जरूरी है। आगे पढ़िए। comma, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, comma, if proved, comma, would be relevant. तो जब डिसिप्लिनरी अथॉरिटी 7(1) में जब अपॉइंट करेगा तो कुछ तो कहेगा कि इनके खिलाफ क्या है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो कंटेम्पलेट करेगा। एक सेकंड के लिए रूल 4 पे आइए। रूल 4। हाँ, सस्पेंशन पढ़िए। रूल 4 का 1, ए गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट हुज कंडक्ट एन इंक्वायरी इज कंटेम्पलेटेड। हाँ, तो जैसे ही इंक्वायरी कंटेम्पलेट करेंगे
तो किसी बेसिस पर एक करेंगे क्या कोई बेसिस होगी जिस पे करेंगे? बेसिस होगा। बेसिस होगा ना, तो उस बेसिस को जो प्रूफ करेंगे 7(1) में इंक्वायरी अफसर के पास जाएगा या खुद वो करेंगे, यानी बाकायदा उसका ट्रायल होता है। तो 137 में जो इंक्वायरी अफसर होगा एविडेंस एक्ट में, वो बीइंग अ जज होगा, तो वो डिसाइड करेगा वहां पे। 138 पढ़िए। ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशंस। हाँ विटनेसेस शैल बी फर्स्ट एग्जामिन इन चीफ। हाँ, अब चीफ का क्या मतलब है? चीफ किसे कहते हैं? क्रॉस से पहले चीफ चीफ होता है भाई। मुख्य परीक्षा। नहीं, मुख्य परीक्षा तो हाँ, वही हुआ। मुख्य उसी को कहते हैं, हिंदी में मुख्य परीक्षा कहते हैं। तो मुख्य परीक्षा आप कब देंगे? जब पहले आपका कभी परीक्षा हो चुका होगा तब मुख्य होगा। यानी जब आप अजय चौधरी का जजमेंट पैराग्राफ 9, 10, 11 जब पढ़ेंगे तो उसमें हुस्नारा के केस को कंसीडर किया, जिसमें एक एक्सपीडी ट्रायल को लेकर के कहा है। और सीआरपीसी का 309 कहता है डे बाय डे ट्रायल करने के लिए, कि कोई एप्लीकेशन अगर मूव की जाती है तो डे बाय डे ट्रायल होता है। और जैसे क्रिमिनल लॉ में मतलब इंक्वायरी कंप्लीट करने का टाइम फ्रेम पीरियड दिया हुआ 169 में, कि अगर कोई भी इंक्वायरी अगर अबव 7 ईयर पनिशमेंट है तो उसमें आप इंक्वायरी 90 दिन तक कर सकते हैं, और अगर माइनर पनिशमेंट है तो आप सिर्फ 60 डेज तक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अजय चौधरी में किया कि जब क्रिमिनल में बैलेंस किया है तो सर्विस लॉ में भी बैलेंस होना चाहिए। यानी कोई भी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो होगी वो आउटर लिमिट उसकी जो है 90 दिन होगी। और फाइनेंशियल हैंडबुक का जो रूल 53 है, इसीलिए कहा है कि जो अलाउंस होगा वो आफ्टर 90 डेज में आपको रिवाइजेबल करना पड़ेगा, कि अगर नहीं हुआ तो क्यों, अगर हो गया तो क्यों, गलती इम्प्लाई की है कि एम्प्लायर की है। तो इसलिए 137 ये कहता है कि चीफ होगा। इसका मतलब ये है कि आपने क्रिमिनल ट्रायल में जो अजय चौधरी का जजमेंट है, जैसे क्रिमिनल ट्रायल में तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो जो विटनेसेस का बयान लेती है 161 में लेती है। तो जो विटनेस इसमें प्रपोज हो गए चार्जशीट में, उसी विटनेस का जब अदालत में जाकर के प्रूफ करना होगा तो वो चीफ उसे कहेंगे जब पहली बार करेंगे। और जब उसको डिफेंस के काउंसिल के जरिए से सवाल पूछा जाएगा तो उसको क्रॉस कहेंगे। तो इसको कहा कि ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। अजमल आमिर कसाब वर्सेस यूनियन ऑफ महाराष्ट्र, मतलब पूरी दुनिया ने देखा कि ताज होटल पे उसने हमला किया, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अजमल आमिर कसाब को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फेयर ट्रायल नहीं दिया है। यानी चूंकि अजमल आमिर कसाब पश्तू बोलते थे, खालिस वो क्या नाम है, कुर्दिश एरिया जो है पाकिस्तान का, उस एरिया के थे, तो ये हुआ कि वो हिंदी और अंग्रेजी नहीं समझ सकते थे। और अगर ऐसी स्थिति में 313 का स्टेटमेंट जो उसने दिया है वो इस एविडेंस से बात कर गया, तब उसमें स्वर्गीय राम जेठमलानी को अपॉइंट किया गया कि अगर इधर से केसी वेणुगोपाल हैं प्रोसिक्यूटर,
तो डिफेंस में बराबर का वकील होना चाहिए। तो एक उनको एमिकस क्यूरी की अभिषेक मनु सिंघवी को और साहब को किया कि ये ट्रायल करेंगे। तो फेयरनेस के लिए फिर बाकायदा ट्रांसलेटर अपॉइंट किया गया। हालांकि जजमेंट अदर साइड से दे दिया गया, वो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, लेकिन अगर चार्जशीट में विटनेस के नाम नहीं होंगे तो उनको कैसे विटनेस बॉक्स में लेके आएंगे 137 एविडेंस एक्ट में। तो इसी तरीके से जब सर्विस लॉ में चार्ज बनाया जाता है तो जिन लोगों को शुरुआत में 7(1) का जब कार्रवाई किया होगा या सस्पेंशन रूल 4 किया होगा तो किसी न किसी को तो अपॉइंट करना जरूरी है। और अगर अपॉइंट किया होगा तो कोई काज ऑफ एक्शन एराइज होगा, किसी वजह से तो हुआ होगा। हाँ। तो उस वजह में कौन कौन लोग शामिल हैं विटनेस के दायरे में और कौन विटनेस के दायरे में नहीं है, कौन सा डॉक्यूमेंट्री परमा फेसाई है, कौन सा नहीं है। जैसे इन्वेस्टिगेशन किसी का होने लगा क्रिमिनल एफआईआर में तो पीस ऑफ एविडेंस एफआईआर हो गया, तो जब ट्रायल होगा तो एफआईआर लेखक का एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, फिर उसका क्रॉस होगा। इसी तरीके से एसओ ने अगर मार्क किया होगा कि एफआईआर एचएम दर्ज करें, हेड मुहर्रिर दर्ज करें, तो एसएचओ का होगा। किसी ने उस एफआईआर की विवेचना की है तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का बयान होगा। कोई मेडिकल अफसर ने किसी का मेडिकल किया होगा तो उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को, मेडिकल को प्रूफ करने के लिए मेडिकल अफसर को आना पड़ेगा। बाय द वे कोई और भी डॉक्यूमेंट्री जैसे खून है, ये है, फॉरेंसिक है या कोई है, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो आ गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान, लेकिन अगर वो ट्रायल में प्रूफ नहीं हो पाया और डॉक्यूमेंट पे अगर एग्जिबिट नहीं पड़ पाया तो वो तो कूड़ा हो जाएगा। जैसे सिविल के जजमेंट जितने हैं अगर प्रूवेट नहीं होता तो वो नल एंड वाइड होंगे 12 साल के बाद, और कोई जजमेंट अगर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट के तहत बाढ़ हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे भी चार्जशीट का डेफिनेशन सेम एज इट इज होगा।